प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारी कृतिका बुक है उसका पाठ नंबर 2 मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग, कि इसमें मृदुला गर्ग जी ने बताया है कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की क्या भागीदारी रही है और उस समय महिलाओं का समाज में क्या योगदान था, और कुछ अच्छे परिवारों की महिलाओं को अच्छी शिक्षा दी जाती थी तथा आज़ादी की लड़ाई में ये हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का क्या योगदान रहा है। और उस समय समाज के अंदर कुछ रूढ़िवादी परंपराएं थी, प्रथाएं थी, उन परंपराओं का इसमें किस प्रकार विरोध किया गया। और अक्सर समाज के अंदर एक लड़की के पैदा होने से जो मायूसी परिवार में छा जाती है, कि इसके विपरीत जो लेखिका की दादी है वो लड़के की चाहत न रखते हुए कि लड़की को अधिक स्वीकार करती है। इन सब का वर्णन इस पाठ में हम पढ़ेंगे। देखिए, पाठ की शुरुआत करते हैं। मेरी एक नानी थी। इसमें लेखिका बताती हैं कि मेरी नानी थी, जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। अर्थात कि जब लेखिका को होश आवास आया तो उस समय लेखिका की जो नानी थी वो नहीं रही थी, अर्थात मर चुकी थी। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, अर्थात कि लेखिका की माता की शादी हुई भी नहीं थी, उससे पहले ही लेखिका की नानी स्वर्ग सिधार चुकी थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। यहाँ लेखिका बताना चाहती है कि अक्सर बच्चे नाना नानी के पास कहानियाँ सुनकर अपने मन को बहलाते हैं, लेकिन लेखिका को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, परंतु जो नानी द्वारा सुनाई गई कहानी है वो अक्सर अपने माताजी से उन्होंने सुनी है। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। अर्थात कि जो लेखिका की नानी थी वो अनपढ़ थी, अशिक्षित थी और पर्दा करने वाली औरत थी, लेकिन उनके पति अर्थात लेखिका के नाना जी उन्हें छोड़कर अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विलायत चले गए थे, अर्थात वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। अर्थात कि जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटे और नानी के रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं पड़ा, अर्थात किस प्रकार उनकी जो नानी हैं वो रहती थी उनके ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया, और ना ही उन्होंने अपनी इच्छाओं को पति के सामने प्रस्तुत किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी का फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंह जोर हो उठी। अर्थात कि जब उनकी माताजी 15 वर्ष की हो चुकी थी, अर्थात लेखिका की माँ जब 15 साल की हो चुकी थी तो उनकी नानी को उनकी शादी के लिए अपने पति को टोकना शुरू कर दिया। अर्थात उनके बड़ी बेटी की शादी के लिए वे अपने पति से बार बार बहुत बोलने लगती थी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है।
सब दंग हैरान रह गए। उन्होंने अपने लेखिका की नानी ने उनके नाना को बताया कि वो एक बार अपनी बेटी की शादी के बारे में कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे प्यारेलाल शर्मा, उनसे मिलकर कुछ बात करना चाहती है। सब दंग हैरान रह गया था, सबको बहुत हैरानी हुई। यथार्थ क्यों हैरानी हुई? क्योंकि बच्चों, एक पर्दे में रहने वाली औरत जब खुलकर अपने विचार प्रकट करती है और अपने पति से कहती है कि उन्होंने एक बार प्यारेलाल शर्मा से कुछ बात करनी है और वो भी अपनी बेटी के विवाह के लिए, तो उनके इस बात को सुनकर वो सभी एकदम हैरान हो गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। अर्थ कि जिस औरत ने कभी अपने पति के सामने अपने मुंह को खोलकर बात नहीं की थी और आज वह पराये व्यक्ति के साथ खुलकर बात करना चाहते, वो भी एक अजनबी के साथ। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। परंतु उनके नाना जी भी इतने समझदार व्यक्ति थे कि उन्होंने बिना समय को गवाए हुए और अपने पत्नी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो तुरंत ही अपने दोस्त अर्थात प्यारेलाल शर्मा को अपने घर बुला लाए। अब जो नानी ने कहा, और वह भी हैरत अंगेज था, अर्थात जो नानी ने कहा वह बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला वाक्य था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। अर्थात कि उन्होंने क्या कि पहले उनको वचन दिलाया और यह कहा कि आप यह निश्चित कर लें कि आप मेरी जो बेटी की शादी है आप ही करवाएंगे। और उन्होंने कहा कि जो मेरे पति हैं वो तो साहब हैं, वो हमेशा ज़्यादा आज्ञाकारी हैं, साहबों के आगे घूमते रहते हैं, उनके ही आदेशों का पालन करते हैं और ये मेरी बात की तरफ इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी जो बेटी है शादी आप ही करवाएंगे। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। और ये भी कहा कि जिस तरह आप आज़ादी की लड़ाई में एक सिपाही की भूमिका निभा रहे हैं, वैसे ही आप सिपाही को ढूंढकर इस बेटिया की शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत ने के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया और न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू भाव और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। अर्थात वो दूसरे की तरह मजबूर होकर अपनी ज़िंदगी व्यतीत नहीं करती थी, बल्कि खुलकर ज़िंदगी व्यतीत करती थी, पर्दे में रहती थी, लेकिन अपने विचारों को स्पष्ट रूप से कह देती थी। खैर, अच्छा, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। तो लेखिका बताती है कि मेरी माँ की शादी एक पढ़े लिखे लड़के से हुई और जिन्हें आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण उनकी पढ़ाई को अर्थात उनको पेपरों में परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। तो उनके पास इतना पैसा धेला नहीं था कि जो उनके दादा ने पिता ने परदादा ने कमा कर रखा हो। वो क्या थे, सिर्फ अपनी शिक्षा ही ग्रहण करते थे, उनका कमाई की तरफ कोई ध्यान नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। अर्थात कि जो मेरे पिताजी थे वो एक स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे, आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, लेकिन जो मेरी माँ थी वो एक परंपरावादी थी और अपने परिवार के हिसाब से उन्हें खादी की साड़ी ही
पहननी पड़ती थी, लेकिन वो उनको अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि खादी की साड़ी इतनी वजनदार थी, इतनी भारी थी, जिनके कारण उनकी कमर पर चनक आ जाती थी। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। अर्थात रात को सारी सारी रात वो खादी की साड़ी को पहनने का अभ्यास करती, प्रयास करती। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। अर्थात कि मेरी दादी ने कहा कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। इतनी स्वस्थ विचारों की है, इतनी सुंदर है, इतने अच्छे संस्कार हैं कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। अर्थात इन्हें किसी ने घर गृहस्थी के कामों के बारे में नहीं बताया। क्यों नहीं की? इसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, गांधी नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी और उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। अर्थात कि आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जो हमारे कुछ नेता थे वो क्या थे, फिर भी उनके पक्ष में थे, लेकिन उनकी माता की शादी एक ऐसे व्यक्ति के साथ कर दी गई। अर्थात उनके पिताजी जो एक ऐसे विचारों के थे जो स्वतंत्र होकर आज़ादी में भाग ले रहे थे, हिस्सा ले रहे थे और अपने विचार खुलकर प्रकट करते थे। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक कथाएं थी जो कहानी के तिलस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूर मांगी जाती थी, पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। कि मेरी माताजी एक ऐसी शख्सियत थी कि खूबसूरत तो थी, साथ में साथ उनके विचारों में शुद्धता थी और ईमानदार थी, निष्पक्ष थी, बिना किसी पक्ष लिए हुए अपने विचारों को प्रकट करती थी और अपनी बात जो उनकी कही हुई थी वो एक पत्थर की लकीर की तरह थी और उनकी हर बात को अच्छी तरह निभाया जाता था, पूरा किया जाता था। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। अर्थात कि वो उनकी जो दादी थी लेखिका की, वो अपनी बहू के बारे में हमेशा कहती थी कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते। अर्थात कि क्योंकि लेखिका की माताजी घर गृहस्थी के कामों में इतनी निपुण नहीं थी, तो इसलिए उनसे घर गृहस्थी के काम बहुत कम ही करवाए जाते थे। इसलिए वो कहती थी कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते। अर्थात कि जिसको जिस काम के बारे में पता नहीं है उससे वो काम करवाया नहीं जाता। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द पिताजी भी। अर्थात कि बच्चों के लालन पालन के लिए, घर के कामों के लिए उनकी माँ का इतना वो सहयोग नहीं लेते थे, बल्कि उनकी दादी और उनकी जिठानी था, उनकी ताई जी ये सब करती थी। यहाँ तक कि उनके पिताजी भी उनके काम में हाथ बटा दिया करते थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था, अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस तीस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। अर्थात वो ठोस काम नहीं करती, कठिन काम नहीं कर पाती थी, लेकिन उनके मन में आज़ादी का जुनून था और वो आज़ादी के जुनून में इतनी
निपुण थी कि खुद आगे बढ़कर उस जुनून को पूरा करने के लिए रहती थी। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। लेखिका बताती है कि हमारी माँ भारतीय माँओं जैसी नहीं थी, अर्थात न तो उन्होंने हमारा कभी लाड प्यार किया, न ही अपने बच्चों के लिए उन्होंने कभी खाना पकाया और न ही अच्छी बहू होने की शिक्षा उन्होंने दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी और उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। ज़्यादा बीमार रहती थी, लेकिन घर गृहस्थी के कामों में उनकी रुचि अधिक नहीं थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। अर्थात उनका ज़्यादातर समय पुस्तक पढ़ने में या फिर साहित्य पर चर्चा करने, बातचीत करने में, या फिर अपने मन को बहलाने के लिए कभी कभी वो संगीत भी सुन लिया करती थी, और वो भी बेड पर अर्थात बिस्तर पर लेटे लेटे। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे और न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए हैं। पहला कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। पहला क्या था कि उनसे घर गृहस्थी के काम के बारे में नहीं रोका टोका जाता था, क्योंकि उनका परिवार जो था साहबी परिवार था। पहला विचार आया कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। उनकी सबसे बड़ा उनका गुण ये था, सबसे अच्छी क्वालिटी ये थी, वे कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। चाहे कितनी भी बड़ी जीवन में मुसीबत क्यों ना आई हो, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। दूसरा, वे एक ही गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती। अर्थात वे किसी की बात को दूसरे के सामने नहीं कहती। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उनका ध्यान चर्चा चुगली की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। किसी की कही हुई बात को दूसरे के सामने नहीं प्रकट करती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। जो पहला मत था, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, इसके कारण उनका घर में सभी सम्मान करते थे, इज्जत करते थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वे एक की बात दूसरों को नहीं बताती थी, इसके कारण जो उनके घर से बाहर के सदस्य हैं अर्थात आस पड़ोस के जो परिवार हैं, वो उनसे अच्छी तरह निभाते थे। अर्थात दूसरों के कारण, इसके कारण उनके घर वालों, दूसरों के कारण बाहर वालों की दोस्ती हो गई थी। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उनसे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक बहन की चिट्ठी दूसरे के नाम क्यों न हो, पर माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए थे। अर्थात कि सबको घर में पूरी स्वतंत्रता थी, सभी अपनों में खोए रहते थे, सभी स्वतंत्र थे, लेकिन हम 3 बहनें और हमारा जो छोटा भाई था वो भी लेखन के हवाले हो गया था, तो उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया था। लीक से मतलब परंपरा से कुछ हटकर अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, और अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उनकी जो परदादी थी मतलब उनके पिताजी की दादी, वो घर के रीति रिवाजों से कुछ हटकर करने का शौक उनके मन में था। वो कुछ हटकर ही कार्य करती थी। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। अर्थात कि जो उनकी परदादी थी, उनके विचार ऐसे थे, उनके ख्याल ऐसे थे, यदि परमात्मा की कृपा से कभी उनके पास दूसरी से तीसरी साड़ी भी आ जाती या उनको कोई दान कर देता, तो वो जो पहले वाली साड़ी थी वो उनको दान कर देती थी, अपने पास नहीं रखती थी, अर्थात किसी ज़रूरतमंद को दे देती। जैन समाज में परिग्रह
कि सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती है, अर्थात जैन समाज के अंदर दया भावना आदि का होता है, संग्रह नहीं किया जाता, इसलिए कि वो 2 धोतियों में से एक धोती किसी को दान में दे देती थी, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। अर्थात कि हैरान करने वाली बात, परिवार से हटकर उनके विचारों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब उनकी माँ पहली बार गर्भवती हुई तो उन्होंने मंदिर में जाकर परमात्मा के सामने मन्नत मांगी कि मेरी पतोहू को जो पहला बच्चा क्या हो, लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा, उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। उन्होंने यह बात अपने मन में नहीं रखी, बल्कि परिवार में सभी सदस्यों को अपने मन के विचारों को खुले रूप में बता दिया कि मैंने मंदिर में लड़के की बजाय लड़की होने की मन्नत मांगी है। उन्हें फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ की बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। अर्थात ऐसा भी नहीं था कि उनके खानदान में लड़की नहीं थी, पहले भी लड़कियां थी, लेकिन फिर भी वह लड़की पैदा होने की मन्नत परमात्मा से मांग रही थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर माँ जी से अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। अर्थात कि माँ जी से भी उनको कोई सफाई लेने की आवश्यकता नहीं थी, वो अपने नियम के अनुसार मंदिर में जाती और परमात्मा से यही आग्रह करती कि मेरी पतोहू को जो पहला बच्चा हो लड़की के रूप में हो। पूरा नक्कुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा साधा तार जुड़ा है, बेतार का तार। अर्थात पूरा गांव जानता था कि जो माँ जी का है वो भगवान के साथ सीधा संपर्क, अर्थात कि जो भी वो मन्नत मांगती हैं वो परमात्मा उनकी इस मन्नत को स्वीकार करते हैं, उनको वैसा ही फल प्रदान करते, अर्थात उस मन्नत को स्वीकार करके उनकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। यह पूरा गांव अच्छी तरह जानता था। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथा वस्तु बसता था। अर्थात इधर वह मन्नत मांगने का तार खींचती और उधर परमात्मा तुरंत ही उनकी उस मन्नत को पूरा कर देती। मेरी दादी तो पहली मर्तबा था, पहली बार में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लड़कों की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गई कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी, अर्थात कि परमात्मा के सामने उन्होंने जो मन्नत मांगी थी, परमात्मा इतने खुश हो गए थे, उन्होंने एक के बाद एक 5 कन्याओं को उन घर में पैदा किया था, धरती पर उतार दी। अर्थात कहने का मतलब ये कि लेखिका बताना चाहती है कि हम एक नहीं बल्कि 5 बहनें हैं। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। रत जगह होता है कि जब बारात चली जाती है, बारात के बाद जो महिलाएं घर के अंदर एक संगीत प्रस्तुत करती हैं, तथा जो महिलाओं का गाना बजाना होता है, जो नृत्य होता है, वो सारी रात जागकर बिना सोए हुए अपने संगीत को जारी रखती है। उसको रत जगह कहा जाता है। हम अपने गांव में इसको राती जगह भी बोल सकते हैं। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई, पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम
जोग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पांव की आहट से ही आंख खुल गई। अर्थात ये सभी बारात में गए हुए थे, राती जगह चल रहा था, महिलाएं एक कमरे में अपना संगीत प्रस्तुत कर रही थी, लेकिन माँ जी अपने अलग कमरे में सोई हुई थी। और उसी रात घर के अंदर चोर घुस गया और चोर को क्या पता था कि आज जो बूढ़ी माँ है वो इधर सोई हुई है। लेकिन वो चोर के अंदर प्रवेश करते ही उनकी आंखें खुल गई। पाँव की आवाज़ से ही, उनकी आवट से ही उनकी आंखें खुल गई थी। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। माँ जी ने हैरान होकर एकदम सवाल पूछा कि कौन, अर्थात इस कमरे में किसने प्रवेश किया? जी मैं चोर, ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। चोर ने भी क्या किया, जो पारंपरिक लंबे समय से जवाब चलता रहा कि मैं चोर हूँ। पानी पिला, माँ जी ने कहा, और माँ जी ने उस चोर से ही पानी मंगवा लिया था, पानी पीने के लिए आग्रह किया। जी मैं चोर झिझक कर रह गया कि चोर भी हैरान होकर कि मैं चोरी करने के मकसद से आया हूँ, लेकिन कि ये डरने की बजाय मुझसे ही पानी मांग रही है। चोर एकदम झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। वो अपने बिस्तर से उठी, उन्होंने दाएं बाएं देखा और जो लोटा था वो खाली पड़ा हुआ था। तो उन्होंने लोटा उठाकर उस चोर को दे दिया और कहा कि जा कुएं से पानी भर कर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। और इसको जब इसके अंदर पानी भर कर लेके आऊँ, इसके ऊपर मुँह, लोटे के मुंह के ऊपर कपड़ा अच्छी तरह बांधना है ताकि पानी ज्यों का त्यों शुद्ध रहे, और इसको छान कर लेके आना है। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंद है और कमर में भांग। माँ ने उनको पहचान लिया था कि यह चोर ने अपने मुंह को कपड़े से ढका हुआ है और उसने अपनी कमर के अंदर भी कपड़ा बांधा हुआ है। भगवान से तो उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी। चोर को भी मालूम था कि भगवान से उनका सीधा संपर्क है, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी। चोर कुछ सोच ही रहा था। उसे पता भी था कि भगवान के साथ उनका सीधा संपर्क है, लेकिन फिर भी वह क्या था, उनके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गया, तत्पर हो गया। और माँ जी ने उनको कहा कि जल्दी कर भाई, तभी भी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। माँ जी ने उन्हें जल्दी पानी लाने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। पर मैं तो चोर हूँ, मारी घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। अर्थ कि लेकिन उन्होंने माँ जी को बता दिया कि मैं तो चोर हूँ, आप घबराने की बजाय मुझे ही से पानी मांग रही हैं। सच कह गया चोर, भी घबराया नहीं। हुआ करे, माँ जी ने कहा, हुआ करे मतलब ऐसा करो। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। उन्होंने कहा कि हुआ करे अर्थात ऐसा कर कि प्यासे को तो पानी पिलाना चाहिए, अर्थात मेरा धर्म न बिगाड़िए, अर्थात जो मैं धर्म का पालन करते उसको मत बिगाड़ना, अर्थात इस लोटे के मुंह से कपड़ा में हटाना नहीं है और लोटे में पानी भरने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरह साफ करना है। आप चोर के हाथ का पी लोगी? उन्होंने कहा कि क्या आप चोर के हाथ द्वारा लाया हुआ पानी आप पी लोगी? कहा नहीं, रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। उन्होंने क्या कहा कि अपने हाथ को अच्छी तरह साफ करना, क्योंकि सभी नाचने गाने में मस्त हैं और तेरे सिवा या भगवान के सिवा मुझे अब पानी और कौन पिलाएगा। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया। जब वह पूरे सावधानी के साथ पानी के लिए कुएं पर गया तो जो उनके घर के बाहर पहरेदार थे उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया और कुएं पर।
तब भी माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया। कि चोर द्वारा लाए हुए पानी को माँ ने पहले खुद पिया और फिर बचा हुआ पानी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए, अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर चाहे खेती। उसने क्या कहा कि आपने मेरा झूठा पानी पिया है, अब आप चोर नहीं बल्कि आप मेरे बेटे हो गए हो। अब बेटा यदि आप, उन्होंने एक संदेश भी दिया कि मैंने आज तुम्हें अपना बेटा स्वीकार किया है और एक माँ कभी भी अपने बेटे को चोरी करने के लिए नहीं कह सकती, इसलिए तू यदि मुझे भी अपनी माँ मानता है, स्वीकार करता है, तो अब तू, मैं तो यही कहूँगी, तू चोरी करेगा या खेती करना पसंद करेगा। बेचारा बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भल मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। और वह चोर भी उनके इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उसने उसी दिन से चोरी करना छोड़ दिया और तन मन से खेती करने में लग गया। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं जी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाक रोमानी हो रही थी। अर्थ कि एक तरफ तो खानदानी विरासत मिली थी, दूसरी तरफ वो दो, उनकी माँ दो बुढ़ियों के बीच में ऐसी फंस गई थी, लेकिन उन्होंने लड़की को तो की जो मन्नत मांगी थी, उनके मन में हीन भावना तो नहीं थी, परंतु दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही हो रही थी और दूसरी तरफ आज़ादी में भाग लेने के लिए मन ही प्रसन्न हो रही थी। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, बाकी का जो पार्ट है वो हम कल करेंगे। चलिए।